नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में अविनाश जी। इस समय अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जो विवादित टिप्पणी की थी राज्यसभा के अंदर, वो मुद्दा अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को लगातार उठाया जा रहा है। पहले संसद के अंदर उठाया गया, वहां आवाज दबाने की कोशिश की गई, तो बाहर प्रदर्शन किया बीजेपी के खिलाफ सांसदों ने, विपक्षी सांसदों ने। लेकिन बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है, लगातार कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जा रही है। पूरी बीजेपी अमित शाह के साथ खड़ी हो गई है। यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अमित शाह ने जो बयान दिया वो उन्होंने कोई गलत बयान नहीं दिया, बल्कि जो अपमान किया जाता था अंबेडकर का वो तो कांग्रेस के शासनकाल में किया गया। कांग्रेस की तरफ से अंबेडकर को अपमानित किया गया था, बीजेपी ने तो अपमानित नहीं किया है। इस तरह की चीजें दिखाने की कोशिश की जा रही है। वहीं विपक्ष अब जो बीजेपी के सहयोगी दल है, यानी एनडीए सरकार में जो चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है, उन पर निशाना साधा जा रहा है। उनसे सवाल किया जा रहा है कि आखिर आप क्या स्टैंड लेते हैं? क्या आप जो अंबेडकर का अपमान हुआ है इसका समर्थन करते हैं, या फिर अब आपको इस पर विचार करना चाहिए कि आपको एनडीए के साथ रहना है या नहीं रहना है? मतलब अब आपको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। यानी अब जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो नीतीश बाबू हो या फिर चंद्रबाबू नायडू हो, इन सबके लिए बड़ी पशुपेश की स्थिति हो गई है कि वो करें तो क्या करें। यानी इस तरह से अब पूरा एनडीए घिरा हुआ है और खासकर बीजेपी की टेंशन इस बात पर है क्योंकि बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार है और नीतीश कुमार पर इस समय सबसे ज्यादा निगाहें सभी की टिकी हुई हैं, क्योंकि बिहार में 2025 के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी के चलते नीतीश कुमार तैयारियों को जोर दे रहे हैं। लेकिन इस बीच अंबेडकर का जो ये मुद्दा आया है उसने नीतीश कुमार की टेंशन को बढ़ा दिया है, क्योंकि इस मुद्दे से बीजेपी को नुकसान होगा और बीजेपी के साथ साथ उन तमाम सहयोगी दलों को नुकसान होगा जो बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं। और अगर हम कोर वोटर्स की बात करें तो नीतीश कुमार का कोर वोटर वही है जिस पर निशाना साध दिया है अमित शाह ने अपने एक बयान के जरिए थे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं बीजेपी से दूरी भी बना रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक यात्रा का जब ऐलान किया तो उससे पहले उन्होंने बीमारी की खबर आ गई थी और इसके बाद से ये सवाल उठने लगे थे कि वो वाकई में बीमार पड़े हैं या फिर वो पलटने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि लालू यादव हमेशा ये कहते रहे हैं, ये दावा करते रहे हैं कि नीतीश कुमार जब भी बीमार पड़ते हैं तो वो पलटवार की तैयारी कर रहे होते हैं या फिर कोई एक बड़ा फैसला ले रहे होते हैं। तो ऐसे में यहां पर पूरी तरह से बीजेपी इस वक्त घिरी हुई है, एनडीए इस वक्त घिरा हुआ है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने भी ठान लिया है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश करे बीजेपी उस मुद्दे पर पर्दा डालने की, कितना भी कांग्रेस को घेरने की कोशिश करे, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर किसी भी कीमत पर शांत नहीं बैठेगी और वो जन जन तक, गांव गांव तक इस मुद्दे को पहुंचाएगी। और उसके लिए उन्होंने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास अविनाश जी? कैसे कांग्रेस बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है? कैसे अंबेडकर के मुद्दे से बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा होने वाली है? क्योंकि ये हमने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा था कि संविधान को लेकर जो मैसेज दिया गया, ऐसा कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव के दौरान जनता तक ये संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर बीजेपी वाकई 400 पार कर लेती है तो संविधान में बदलाव कर देगी, क्योंकि बीजेपी के अपने नेताओं, जो छोटे नेता हैं या दूसरे जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से ये मैसेज दिया गया था कि 400 पार अगर आए तो संविधान बदलना आसान हो जाएगा, संविधान में बदलाव हो जाएगा। तो इस मैसेज को कांग्रेस ने पकड़ा और कांग्रेस ने जनता तक ये आवाज पहुंचाई कि अगर संविधान बचाना है तो बीजेपी को 400 पार नहीं आने देना है। और इसका नुकसान बीजेपी को हुआ भी, लेकिन इस बार बात संविधान निर्माता पर आ गई है। तो इसको कांग्रेस कैसे भुना रही है? नहीं, ये भुनाने वाला मामला ही नहीं है। मामला सीधा सीधा बाबा साहब के अपमान को लेकर जुड़ा हुआ है और इसमें ज़्यादा राजनीति का आने का सवाल भी नहीं होना चाहिए था। भाई यदि अमित शाह से कोई गलती हुई है तो उसके लिए उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन माफ़ी मांगने के लिए आप कर क्या रहे हैं? भाई अमित शाह ने जो बयान दिया उस पर बीजेपी का कोई नेता चर्चा करने को तैयार नहीं है। चर्चा किस बात की कर रही है? सफाई क्या दी जा रही है कि भाई कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया। अरे भाई, आप 75 साल पुरानी बातें लेके आ गए हैं, उसके बाद से बहुत कुछ बदल गया है। उस समय क्या हुआ था? बाबा साहब को संविधान सभा का अध्यक्ष किसने बनाया था? भाई कांग्रेस नहीं बनाया था। उनको संविधान सभा में लेके कौन गया था? कांग्रेस ही लेके गई थी। लेकिन आप उन सब मुद्दों की तो बात नहीं कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं कि बाबा साहब जो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े थे तो कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट दिया था। भाई उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां थी, चुनाव यदि लड़ते हैं तो सभी लोग स्वतंत्र होते हैं, तो वो उस समय के स्थितियां क्या थी, बीजेपी उन पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है।
दूसरा, अमित शाह ने जो बोला है उस पर भी वो चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। उस चर्चा से ध्यान डाइवर्ट करवाने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ दुनिया भर के केस लगाए जा रहे हैं। धक्का मुक्की का जो प्रकरण हुआ है उसके सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज करा दिए गए हैं, एसआईटी बना दी गई है। एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। लेकिन कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है, पूरा विपक्ष ये चीज़ बोल चुका है, देश का जो दलित है, ओबीसी है, पिछड़ा है, उन सब ने वो इस चीज़ को मान लिया है कि भाई बीजेपी ने जो किया है, बाबा साहब का अपमान किया है, उसके लिए अमित शाह को माफ़ी तो कम से कम मांगनी ही पड़ेगी। और दूसरी बात यह है, जो विपक्ष ने मुद्दा उठा रखा है कि अमित शाह को गृह मंत्रालय से भी हटाया जाए, उनको या तो वो इस्तीफा दे दें या मोदी उनको बर्खास्त कर दें। लेकिन अमित शाह की जो बीजेपी के अंदर पोजीशन है उसको देखते हुए लगता नहीं है कि बीजेपी उनको मतलब नरेंद्र मोदी उनको बर्खास्त करने वाले हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, वो जितना देर करेंगे माफ़ी मांगने में उतना ही बड़ा नुकसान बीजेपी को होता चला जाएगा। और कांग्रेस हो या पूरा विपक्षी गठबंधन हो, सभी ने इस चीज़ को संसद, आपने चलो सत्र खत्म कर दिया है, लेकिन संसद खत्म हो गई है। सड़क पर तो आंदोलन जो भी होते हैं वो सड़क पर ही होते हैं, संसद के अंदर आंदोलन नहीं होते, संसद के अंदर चर्चा होती है। लेकिन आपने देखा है कि पिछले 4-5 साल से एक ट्रेंड बन गया है, बीजेपी संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं कराती है। चर्चा हम देखते हैं तो जो भी बातें होती हैं, विपक्ष के नेताओं को जो बात बोलना पड़ता है वो मीडिया के जरिए ही बोलना पड़ता है, जबकि वो सब चर्चाएं जो होनी चाहिए, इवन जो सत्ता पक्ष के सदस्य हैं, चाहे अमित शाह हो या राजनाथ सिंह हो, जो भी बात उनको सदन के अंदर बोलनी चाहिए वो सदन के बाहर बोलते हैं। विपक्ष तो ये बोलता भी है कि भाई जो चीज़ आप मीडिया के सामने बोल रहे हैं यही चीज़ आप सदन के अंदर बोल दीजिए, हम तो चाहते हैं कि आप ये बोलें। भाई सही है गलत है जो भी बोलना है आप सदन के अंदर बोलने की ताकत तो रखिए। लेकिन सत्ता पक्ष के जो सदस्य हैं वो मीडिया के सामने तो बयान दे देते हैं, उसी चीज़ को वो सदन के अंदर बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और ना ही वो चर्चा कराने के लिए तैयार होते हैं। और वही आप बाबा साहब के उस मामले को लेकर है कि भाई विपक्ष का कहना भी था कि भाई इस पर भी चर्चा हो जाए कि भैया अमित शाह क्या बोल रहे हैं। लेकिन सदन के अंदर उस 17 तारीख को जब अमित शाह ने बयान दिया है, आपने देखा है उसके बाद सदन के अंदर विपक्ष के नेताओं को घुसने तक नहीं दिया जा रहा था। राहुल गांधी तो सदन के अंदर, भाई वो सदस्य हैं लोकसभा के, विपक्ष के नेता हैं वो, आप उनको सदन के अंदर जाने से कैसे रोक सकते हैं? मतलब भाई हम सदन में कार्रवाई चल रही है, सदन चल रहा है, और विपक्ष का नेता यदि सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए जा रहा है तो आप उसको दरवाजे पर रोक देंगे, उसके साथ में धक्का मुक्की करेंगे, और उसके बाद भाई जब धक्का मुक्की होती है तो पता ही नहीं चलता किसने धक्का दिया है। भाई उसके लिए तो आप सीसीटीवी जारी कीजिए ना, फुटेज। जब मकर द्वार पर जो सारा घटनाक्रम हुआ है वहाँ तो वो सीसीटीवी से वो कवरेज है, कवर रहता है पूरा, तो उसके सीसीटीवी फुटेज तक जारी नहीं किए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बीजेपी इस मामले में बुरी तरीके से फंस चुकी है। विपक्ष का सीधा सीधा कहना है कि भाई जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक हम इसका आंदोलन लगातार जारी रखेंगे, और उसका असर बीजेपी को भी दिखाई दे रहा है कि भाई जो गलती हो गई है, और इसीलिए आपने देख रहे हैं कि पूरी की पूरी बीजेपी अमित शाह के बचाव में उतरी हुई है। नहीं तो विपक्ष ने इतने मुद्दे उठाए हैं, आपने देखा होगा कभी भी किसी मंत्री पर कोई बीजेपी के नेता आरोप लगा देते हैं तो बाकी के जो भी नेता पर आरोप लगता है वही सफाई देने आता है, उसके समर्थन में इस तरीके से बीजेपी सड़क पर नहीं उतरती है, क्योंकि बीजेपी को भी ये पता चल चुका है ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गंभीर है। अमित शाह अड़े हुए हैं, जबकि बीजेपी के यदि आप दूसरे नेताओं से बात कर लीजिएगा तो वो खुद बोलेंगे कि गलती तो हो गई है। अब अमित शाह को माफ़ी मांगकर इसको रफा दफा कर देना चाहिए। लेकिन बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है उसमें हमने देखा कि ये चीज़ है कि जो चीज़ बोल दिया फिर उस पर वो पीछे हटने में वो अपनी एक तरीके से बेइज्जती महसूस करते हैं। आपने किसान आंदोलन भी देखा था, 1 साल से ज़्यादा समय लग गया था नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांगने के लिए। यदि आप तुरंत माफ़ी मांग लेते, उस कानून को जो आपने लागू नहीं किया, बस ये कहा कि हमने संसद में पास किया है, इसको लागू नहीं कर रहे हैं अभी हम, भाई जब आप संसद में कानून लागू नहीं कर रहे तो उसको हटा ही दो ना। आपको उसको वापस लेने में, माफ़ी मांगने में 1 साल से ज़्यादा का समय लगा, और वही स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप देखेंगे अमित शाह को माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, अब वो कब माफ़ी मांगते हैं, बस मुद्दा इसी पर है कि वो 1 महीने बाद माफ़ी मांगेंगे कि मोदी जी की तरह 1 साल बाद माफ़ी मांगेंगे, लेकिन कितना नुकसान करवाने के बाद माफ़ी मांगते हैं, बस इसी पर हम पूरा मामला टिका हुआ है। जी, मतलब ये पहली बार है, क्योंकि अभी 10 साल के बाद अब जो 11वां साल चल रहा है, मोदी सरकार राज्य में, देश में सत्ता में है, और इस बार एनडीए की सरकार है। ये बात अब देखने को भी मिलती है कि अब पीएम मोदी ये नहीं कहते कि मोदी की सरकार है, अब एनडीए की सरकार उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। अब इस बीच में ये पहली बार ऐसा मौका लगा है कि अमित शाह ने कोई ऐसा बयान दिया जिस पर वो बुरी तरह गिर गए, और यही वजह है कि खुद पीएम मोदी को उनके बचाव में आना पड़ा, लगातार ट्वीट्स करने पड़े। लेकिन कांग्रेस ने भी ठान लिया है कि इस मुद्दे पर
पर अब वो शांत नहीं बैठेगी। कई मुद्दे हैं विपक्ष के पास, लेकिन इस कई बार विपक्ष को शांत करने की कोशिश की जाती है, अलग अलग तरह से मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है। और इस बार भी ऐसी ही कोशिश की गई जब विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था, जब वो अमित शाह से माफी की मांग कर रहा था, जब वो लगातार ये कह रहा है कि बर्खास्त होना चाहिए अमित शाह को, बीजेपी आला कमान को बर्खास्त कर देना चाहिए। इस तरह की मांगों पर विपक्ष जब अड़ा तो धक्का मुक्की का आरोप लगाकर तमाम ऐसी संगीन धाराएं लगा दी गई, उन पर राहुल गांधी को भी घेरने की कोशिश की गई। तो साफ तौर पर बीजेपी ने कहीं ना कहीं मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की गई। विपक्ष का यह भी कहना है कि इस मुद्दे पर से ध्यान भटकाकर कहीं ना कहीं अडानी पर जो चर्चा करने की कोशिश की जा रही थी विपक्ष की तरफ से, उससे भी ध्यान भटकाने की कोशिश की गई है। यानी लगातार अब यह साफ है कि बीजेपी बुरी तरह से घिरी हुई है। पहले अडानी का मुद्दा और अब जो अंबेडकर को लेकर जो विवादित टिप्पणी कर गए हैं अमित शाह, उसने पूरी तरह से बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी, क्योंकि यह ऐसा मुद्दा है जिस पर उसके सहयोगी भी साथ खड़े होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान तीनों ही बड़े परेशान है, और खासकर चिराग पासवान और नीतीश कुमार ज्यादा परेशान है क्योंकि जल्द ही चुनाव होने हैं बिहार में, और दोनों के लिए ही कोर वोटर वही है जिस पर निशाना साध गए हैं। कहीं ना कहीं वो ही कोर वोटर टारगेट हो गया है अमित शाह के इस बयान से। तो इसको लेकर क्या अपडेट है? क्या संघ की तरफ से भी कोई मतलब ऐसी जानकारी आ रही है कि संघ भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है बीजेपी आला कमान पर? हाँ, इस मुद्दे पर जो आरएसएस है वो भी अमित शाह के साथ में नहीं है। और जो आपने नीतीश कुमार की बात की, नीतीश कुमार का जो बिहार में जो मुख्य कोर वोट माना जाता है वो अति पिछड़ा समाज माना जाता है। जो अति पिछड़ा समाज और दलित समाज, उनके मतलब एक तरीके से आर्थिक स्थिति में आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देगा। दोनों ही आर्थिक रूप से काफी एक तरीके से निचले स्तर पर हैं, और उन्हीं को ताकत बाबा साहब के संविधान में मिली हुई है, क्योंकि संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया गया है, वहाँ ऊंच नीच नहीं रखी गई है। और इसी का सबसे ज़्यादा दर्द एक तबके के अंदर है, और बीजेपी को उस तबके का भारी समर्थन मिलता है। तो इसीलिए जो उनकी मानसिकता है वो मानसिकता भी वही है, और जो अमित शाह के मुंह से जो शब्द निकले हैं वो संभवतः उसी मानसिकता के आधार पर निकले हैं। नहीं तो बाबा साहब का अपमान करने की कोशिश हमें तो नहीं लगता इस देश में कोई करेगा। कि भाई जिस आदमी ने संविधान लिखा, आपने देखा होगा कि भारत के पड़ोस के में कितने देश एक साथ उसी समय स्वतंत्रता मिली है, लेकिन किसी का संविधान 20 साल 30 साल से ज़्यादा नहीं चल पाया। वहाँ आपने देखा होगा जन विद्रोह होता है, तख्ता पलट हो जाता है, फिर नया संविधान सभा बन जाती है, नया संविधान अपने हिसाब से लिख लिया जाता है। लेकिन भारत का संविधान जो लागू हुआ है 75 साल से, वो वैसा का वैसा ही है। तो जाहिर सी बात है संविधान इतना मजबूत है कि भाई उसको बदलने की कोशिश जो भी करेगा उसका असर वही होगा जो हमने लोकसभा चुनाव में देखा कि यदि उस मुद्दे को थोड़ा सा और जोर शोर से उठाया जाता तो संभवतः बीजेपी 200 के नीचे भी आ जाती, क्योंकि बीजेपी के जो बड़े जो नेता थे, टॉप लीडरशिप थी, यदि वो उस तरीके का बयान देते तो मान के चलना बीजेपी के लिए 200 सीटें मिलना भी मुश्किल हो जाता। और अब जो अपमान किया गया है वो एक संविधान निर्माता का अपमान किया गया, बाबा साहब का अपमान किया गया है। और इस चीज़ को आरएसएस हो, चाहे नीतीश कुमार हो या बीजेपी के दूसरे सहयोगी दल हो, सभी को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि भाई इसका नुकसान तो होना है। अब कितना डैमेज कंट्रोल बीजेपी कर पाती है इसको लेकर, और सीधा सीधा डैमेज कंट्रोल करना है तो अमित शाह को माफ़ी मांग लेनी चाहिए, लेकिन साहब माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। जाहिर सी बात है कि क्या वो एक तरीके से नरेंद्र मोदी को ही नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी में यह कहा जा रहा है कि जब तक मोदी चुनाव नहीं हारेंगे तब तक उनको हटाना मुश्किल है। तो इसीलिए क्या अमित शाह हो या बीजेपी के दूसरी लीडरशिप हो, उनके निशाने पर कहीं सीधा सीधा नरेंद्र मोदी तो नहीं आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को भी इस चीज़ को पहचानना चाहिए कि भाई जो बयान दिया गया है वो बयान बहुत ही एक तरीके से गलत है, विवादित बयान है। मोदी को खुद ही बोल देना चाहिए अमित शाह से कि साहब माफ़ी मांग लीजिएगा, माफ़ी मांगने से कोई आदमी छोटा नहीं हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है अभी बीजेपी के सहयोगियों को भी ये चीज़ देखनी है कि भाई उनके लिए सत्ता प्यारी है कि बाबा साहब का सम्मान प्यारा है जी। और नीतीश कुमार के लिए तो जो हमने बताया कि भाई चुनाव भी इसी साल होना है, और नीतीश कुमार के लिए तो वैसे भी कुर्सी सबसे प्यारी होती है, कुर्सी के लिए वो इधर से उधर होते रहते हैं। और अगर बाबा साहब के मामले को लेकर जिस तरीके से जो समाज का निचला तबका है जो आंदोलित हो रहा है, अगर वो नीतीश कुमार के हाथ से फिसल जाता है खाली इसीलिए कि वो बीजेपी के साथ में खड़े हुए हैं, तो आप मान के चलिएगा कि इस बार बिहार में जो विधानसभा चुनाव होगा, जो स्थिति इस बार एनडीए की वहाँ होने वाली है, जो 2015 में एनडीए की स्थिति हुई थी उससे भी बुरी स्थिति में एनडीए जाने वाला है। तो अब ये नीतीश कुमार को देखना है और ये चंद्रबाबू नायडू को देखना है कि बाबा साहब के सम्मान में उनको विपक्ष के साथ चलना है कि अमित शाह की उस लाइन को लेकर चलना है कि भाई अंबेडकर करने से कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। अभी कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन की तैयारी कर ली, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले पवन खेरा को सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है।
नया दौर हमने देखा। भैया शांत हो जाएं। संसद में जो हमने पिछले दिनों देखा, मुझे नहीं लगता कि किसी और पीढ़ी ने इस तरह के नज़ारे देखे होंगे भारत के संसद में। प्रधानमंत्री जी की आदत है कहने की न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया के न्यू पार्लियामेंट में जो वारदातें हमने देखी, उससे एक चीज समझ में आती है कि ये जो धक्का मुक्की का प्रकरण चल रहा है, जो सबसे बड़ा धक्का लगा है वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी के 400 पार वाले सपने को धक्का अगर लगा, तो संविधान की रक्षा करने वाले देश के जितने नागरिक हैं, देश का जो विपक्ष है, उसकी वजह से इन लोगों को एक धक्का लगा है। जो कुंठा, जो फ्रस्ट्रेशन इनकी दिख रही है, वो आप सबके सामने है। और जिस संविधान ने मनुस्मृति की धज्जियां उड़ा दी, उस संविधान को बदलने का इनका सपना टूट गया। हम सब ने मिलकर तोड़ा, आप सब ने मिलकर तोड़ा। ये आघात अमित शाह और नरेंद्र मोदी नहीं झेल पा रहे, नहीं समझ पा रहे, नहीं संभाल पा रहे। और इनकी एक आदत है कि धन बल, बाहुबल के आधार पे सरकारों को चलाना। अगर 400 पार हो जाते तो उसी आधार पे सरकार चलाते, वो हो नहीं पाए, तो फिर जाहिर सी बात है कि कुंठा होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी। जो शब्द निकले उनके मुंह से, कोई ऐसा नहीं है कि कोई गलती से निकले हों। गलती से निकल जाते हैं शब्द तो हम बोल भी देते हैं, साहब सॉरी, आई डिड नॉट मीन दिस, या माफ करिएगा, मैं ये नहीं कहना चाहता था। लेकिन वो उन शब्दों को सोच समझकर धीरे धीरे उन्होंने दोहराया, और उसके बाद आज तक कुतर्क कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं और हम पर हमला बोल रहे हैं। इससे भी मालूम पड़ता है कि ये असली जो इनकी नीयत है वो। तो फिलहाल अभी हम पवन खेड़ा को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ये जो शब्द कहे गए हैं ये कोई गलती से नहीं कहे गए हैं, जबकि बीजेपी की मानसिकता ही यही है। हाँ, अभी तक बंद कमरे के बैठकर रणनीति बनाई जाती थी, लेकिन अब उनके मुंह से फिसल गए और इसी वजह से शायद वो माफी मांगने को तैयार नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने गलती से ये शब्द कहे होते तो उन्होंने माफी मांग ली होती। यानी इस मुद्दे पर विपक्ष अब तैयार है पूरी तरह से बीजेपी को घेरने के लिए, और ये मुद्दे पर विपक्ष इस बार शांत नहीं बैठेगा। क्या कुछ तैयारी है विपक्ष के, अविनाश जी? हाँ, विपक्ष की तैयारी तो आपने देखा होगा 17 तारीख को जब से राज्यसभा में अमित शाह ने ये बयान दिया है, उसके बाद से ही विपक्ष ने इस मुद्दे को उठा लिया है। और लगातार अमित शाह से सबसे पहले तो माफ़ी की मांग हो रही थी, आपने देखा होगा। उसके बाद संसद एक तरीके से सरकार ने ही नहीं चलने दी, विपक्ष के लोगों को संसद में मतलब एक जो एंट्री नहीं करने दी जा रही थी, उनको हिस्सा नहीं लिया जा रहा था। और उसके बाद विपक्ष ने संसद परिसर में उसके लोगों का प्रदर्शन किया जबरदस्त। 3 दिन तक आपने देखा होगा लगातार वहाँ पर विपक्ष का प्रदर्शन चलता रहा। और जब संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया, क्योंकि 20 तारीख तक ही चलना था वो, जब सरकार ने उसको समाप्त कर दिया, लास्ट के 3-4 दिन तो हमने देखा उसमें कोई चर्चा ही नहीं हुई। तो उसके बाद अब जो विपक्ष है, खासतौर पर कांग्रेस है, इस मुद्दे को जमीन पर मतलब सड़क पर लेके आ गई है, गांव-गांव लेके जा रही है इस चीज़ को लेकर। आज और कल 2 दिन कांग्रेस के हर प्रदेश में और लगभग जितने भी बड़े जिले हैं उन सभी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं। कांग्रेस के बड़े नेता उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी ने किस तरीके से बाबा साहब का कब कब अपमान किया है, अमित शाह ने क्या बोला है, और बीजेपी के बाकी नेता इस पर क्या क्या तर्क दे रहे हैं। जबकि भाई, और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने बाबा साहब को कितना सम्मान दिया गया उसके बारे में भी बताया जा रहा है। जबकि बीजेपी एक तरीके से जो संघ के समर्थक लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं बाबा साहब को लेकर, उन्हीं किताबों को सामने लेके आ रहे हैं। जबकि भाई बाबा साहब को सबको पता है कि भाई उनको जो सम्मान कांग्रेस के अंदर मिला, वो बीजेपी तो शुरुआत में ही आपने देखा होगा, जब बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था तो जनसंघ और आरएसएस उसका लगातार विरोध कर रहे थे।
वो इस संविधान को मानने को ही तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन आज आप उसकी पूजा कर रहे हैं, आज उसको आप माथे पर लगा रहे हैं, क्योंकि आपको ये दिखाई दे गया है कि भाई बाबा साहब के अपमान को लेकर जो जनता में गुस्सा है, और बाबा साहब के मतलब एक तरीके से देखा जाए तो देश की लगभग बहुत बड़ी आबादी बाबा साहब के नाम पर एक तरीके से वोट देती है, उसको अधिकार ही बाबा साहब ने दिया है। बिल्कुल, जो ये बात कही अमित शाह ने कि इतना नाम भगवान का जपा होता तो शायद स्वर्ग मिल गया होता, तो आदि कई हद तक ऐसी आबादी है जो उसने भगवान मानती है। हाँ, बाबा साहब को भगवान मानने वालों की बहुत बड़ी आबादी है। तो जाहिर सी बात है, आप यदि बाबा साहब के ऊपर कोई भी तंज कसेंगे तो उसको सहन नहीं किया जाएगा। और ये बात बीजेपी और उनके समर्थकों को भी मालूम है, लेकिन उसके बाद भी अमित शाह क्यों माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, ये बात समझ के परे है। दूसरी बात जो हमने बताया कि कांग्रेस 2 दिन तक लगातार 150 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है इस मुद्दे को लेकर, बाबा साहब के सम्मान को लेकर। और दूसरी बात ये है कि आज से ठीक 100 साल पहले 26 तारीख आने वाली है, तो 26 तारीख 2024 को बेलगांव में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो उसमें महात्मा गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। तो उसके पूरे 100 साल हो रहे हैं, तो उसको लेकर भी कांग्रेस की तरफ से आयोजन हो रहा है। और उस बेलगांव में CWC की बैठक होगी, और उसके बाद 27 तारीख को वहाँ कांग्रेस की एक बड़ी रैली भी होनी है। और जाहिर सी बात है, इस रैली में भी बाबा साहब का मुद्दा ही छाया रहेगा। और इस रैली में ही हम आप देखेंगे कि बाबा साहब के लिए लड़ाई के लिए जो आगे की प्लानिंग होगी, वो 26 तारीख को जो CWC की बैठक होगी उसमें चर्चा होगी। और अगले दिन 27 तारीख को जो कांग्रेस की महारैली है, और उसमें आपको वो पूरा प्लान सामने रख दिया जाएगा कि भाई आगे के कांग्रेस बाकी समय मतलब जो अगला जो बजट सत्र आ रहा है, बजट सत्र तक आप देखिएगा कि कांग्रेस बाबा साहब के सम्मान में पूरे देश में कहाँ कहाँ आयोजन करने वाली है। और सीधी सी बात, कांग्रेस इस मुद्दे को भूलने वाली नहीं है। और कांग्रेस ही नहीं, बाकी इंडिया गठबंधन के दूसरे भी घटक दल हैं, जैसे TMC है। TMC 23 तारीख को पूरे राज्य में प्रदर्शन कर रही है। दबाव में मायावती भी हैं, जो मायावती के बारे में कहा जाता है कि वो एक तरीके से बीजेपी के बचाव में काम करती हैं। चुनाव जहाँ पर भी लड़ती हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि जो बीजेपी का विरोधी वोट है, आप देखते कहा तो ये भी जाता है कि BSP के टिकट आजकल बीजेपी के मुख्यालय में बंटने लगे हैं। एक तरीके से पूरे के पूरे टिकट खरीद लिए जाते हैं, और वहाँ से एक लिस्ट चली जाती है BSP के पास में, और उन लोगों को फिर उम्मीदवार बना दिया जाता है, जिससे बीजेपी का कोई उम्मीदवार यदि 5, 7, 8 हज़ार वोटों से चुनाव हारने की स्थिति में भी हो, तो वो BSP के सपोर्ट से चुनाव जीत जाए कि बीजेपी का विरोधी जो वोट है उस वोट बैंक में सेंध मार ले। तो इस तरीके के आरोप मायावती पर लगते रहे लगातार। और अब मायावती भी इस मामले में इतना प्रेशर में आ गई है, पहले 2-3 दिन तक तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी कि भाई इसमें बोलें क्या। बीजेपी का आप समर्थन कर नहीं सकती हैं कि भाई अमित शाह का बयान ही ऐसा आया है, तो मायावती को भी विपक्ष के साथ आना पड़ रहा है। उन्होंने भी राष्ट्रव्यापी आंदोलन की बोल दिया कि ऐलान कर दिया है कि भाई BSP के कार्यकर्ता राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे 24 तारीख को। जाहिर सी बात है, इस मुद्दे पर बीजेपी का कोई भी समर्थक उसके साथ में नहीं है। और कांग्रेस ने तो एक तरीके से आंदोलन की पूरी सीरीज शुरू करने का बोल दिया है कि भाई यदि नरेंद्र मोदी अमित शाह को बर्खास्त नहीं करते हैं, क्योंकि बात अब माफ़ी मांगने की भी नहीं बची है देखा जाए तो, क्योंकि माफ़ी मांगनी होती तो आपको तत्काल मांग लेनी चाहिए थी। आप माफ़ी नहीं मांग रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि आपने जो कहा है वो सच कहा आपकी नज़र से। तो जाहिर सी बात है, यदि बीजेपी के बड़े नेता के मन में इस तरीके के विचार हैं तो फिर उसको मंत्रिमंडल में नहीं रहना चाहिए। और इसीलिए कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि अब अमित शाह की हमें बर्खास्तगी चाहिए। तो यहाँ पर विपक्ष की तरफ से, खासकर कांग्रेस की तरफ से एक पूरी तैयारी कर ली गई है, पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। लेकिन इससे पहले एक बार फिर हम अमित शाह का वो बयान सुन लेते हैं जिस पर ये इतना हंगामा मच गया है। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना सुनिए। तो अब जो ये बयान है, ये पूरे देश भर में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। हर राज्य से, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो, चाहे वो गैर बीजेपी शासित राज्य हो, हर राज्य में विरोध हो रहा है अमित शाह का। उनके गृह राज्य गुजरात से भी ऐसी कई तस्वीरें, ऐसे वीडियो सामने आए हैं जहां उनके बयान का लोग, गुजरात की जनता है वो विरोध कर रही है। तो इस तरह से बीजेपी पूरी तरह से घिरी हुई है, और जाहिर तौर पर इसका असर अभी दिल्ली चुनाव जो होने हैं फरवरी में, उसमें भी दिखाई देगा। केजरीवाल भी इस मुद्दे को जोर शोर से
उठा रहे हैं, पूरी तरह से वो इस मुद्दे के साथ आगे आ गए हैं और उन्होंने ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को बाकायदा पत्र लिखा था और उस पत्र में यह सवाल किया था कि क्या आप इस अपमान का समर्थन करते हैं जो अमित शाह ने अंबेडकर का किया है? अगर ऐसा नहीं है तो अब आपको विचार करना चाहिए कि अपना सहयोग आप वापस ले लें जो आपने केंद्र सरकार को दे रखा है। तो इस तरह से केजरीवाल भी इस मुद्दे को तेजी से भुना रहे हैं और इसी बीच केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहले उसे सुन लेते हैं क्या कुछ बोले हैं वो। योजनाएं ऐलान की थी, एक था महिला सम्मान योजना। हम जानते हैं कि हमारी माताएं बहनें कितनी मेहनत करती हैं, अपने घर में घर संभालती हैं, सुबह 4 बजे से रात को 10-11 बजे तक मेहनत करती हैं। बच्चे जो देश का भविष्य हैं, उन बच्चों को अच्छे संस्कार देके पालती पोसती हैं और उनमें से कई माताएं बहनें हैं जो बाहर जाके नौकरी भी करती हैं। उनकी सुविधा के लिए हम लोगों ने ऐलान किया था कि 2100 रुपये हर महीने उनके अकाउंट में डलवाया करेंगे। ऐसी कई बेटियां हैं जो 12वीं के बाद उनका कॉलेज छूट जाता है। 12वीं तक तो हम लोगों ने शिक्षा फ्री की हुई है, लेकिन पैसों की कमी के कारण उनका कॉलेज छूट जाता है। इस 2100 रुपये से उनकी पढ़ाई भी पूरी होने में मदद मिलेगी, आगे उच्च शिक्षा में उन लोगों को मदद मिलेगी। जो गृहिणियां हैं उनको 2100 रुपये से अपने घर में खर्चा चलाने में, महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है केंद्र सरकार ने, उनकी नीतियों ने, उनको घर का खर्चा चलाने में मदद मिलेगी। कई महिलाएं होती हैं, उनके छोटे छोटे शौक होते हैं, कभी कभी अपने लिए अच्छा सूट, अपनी अच्छी साड़ी भी ला सकती हैं। जब से हमने इस योजना का ऐलान किया है तब से इतने फोन आ रहे हैं और इतने हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं कि रजिस्ट्रेशन कब से चालू होगा। तो आज मैं ऐलान करना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन कल से चालू हो रहा है। आपको कहीं लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। हम आपके घर आएंगे। हर इलाके में हमने ढेरों टीम, हजारों टीम पूरी दिल्ली के अंदर बनाई है आम आदमी पार्टी ने। हमारी टीम्स आपके घर आएंगी और आपके घर में जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करके आपको एक कार्ड दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड। वो कार्ड आप लोग संभाल के रखना। आपकी सहूलियत के लिए घर घर के अंदर हम लोग टीमें भेज रहे हैं। दूसरा हमने ऐलान किया था संजीवनी योजना। संजीवनी योजना के तहत तो अभी हम सुन रहे थे केजरीवाल को, उन्होंने आज से ऐलान कर दिया कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और इसके लिए किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर पर बैठकर वो बैठे रहें और लोग उनके पास पहुंचेंगे, टीम उनके पास पहुंचेंगे और रजिस्ट्रेशन महिलाओं का कराया जाएगा। लेकिन अभी अविनाश जी, ये जो योजना जो शुरू की गई है, हालांकि इसका ऐलान पहले हो गया था, रजिस्ट्रेशन आज से चालू हो गए हैं जिसकी जानकारी अभी केजरीवाल दे रहे थे। तो बीजेपी तो दो तरफा घिर गई। एक तो अंबेडकर के मुद्दे को केजरीवाल तेजी से भुना रहे हैं और इसके साथ महिला सम्मान योजना, ये योजना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकती, क्योंकि इसी योजना के सहारे तो भी महाराष्ट्र में जीत हासिल हुई, इससे पहले मध्य प्रदेश में जीत हासिल हुई बीजेपी को, और यही योजना झारखंड में जेएमएम के लिए फायदेमंद साबित हुई। तो ऐसे में दिक्कत में फंस सकती है बीजेपी। हाँ बिल्कुल, बीजेपी दिक्कत में जरूर फंसेगी, क्योंकि केजरीवाल ने सिर्फ इस योजना का ऐलान ही नहीं किया है, उन्होंने तारीख भी बता दी है कि भाई जिस दिन चुनाव परिणाम डिक्लेयर होंगे और उसके अगले महीने से ही, मतलब जो, क्योंकि बजट सत्र भी शुरू होना है, बजट आमतौर पर बजट सत्र जनवरी या फरवरी में स्टार्ट हो जाता है, और लेकिन कोई फरवरी में इस बार चुनाव है तो बजट सत्र भी इस बार दिल्ली का जो होगा वो फरवरी के लास्ट में ही होगा। तो फरवरी में नतीजे आएंगे और केजरीवाल ने साफ कह दिया है कि इस बार के बजट में इस योजना के लिए राशि रखी जाएगी और मार्च से ही महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और उसके लिए रजिस्ट्रेशन का काम हम अभी से ही शुरू कर रहे हैं, ताकि भाई उसके बाद ये ना हो कि भाई फरवरी में नतीजे आए, फिर सरकार बने, उसके बाद फिर सरकार रजिस्ट्रेशन शुरू करे तो उसमें 2-3 महीने का समय और
निकल जाए। बोले सीधा सीधा कि भाई चुनाव नतीजे आएंगे और उसके तुरंत तत्काल बाद ही ये योजना लागू कर दी जाएगी, क्योंकि इस समय कम बचा हुआ है। 10 जनवरी के आसपास चुनाव का ऐलान हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ इस समय रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। नोटिफिकेशन तो हो चुका है कि भाई ये योजना लागू की जानी है, कि ये सिर्फ खाली चुनावी वादा नहीं है। बीजेपी ने हम देखा है कई जगह चुनावी वादे कर दिए हैं कि भाई सरकार आएगी तो हम पैसे देंगे, लेकिन सरकार बन गई उसके बाद अब वो योजना ठंडे बस्ते में डली हुई है कि जब कोई दूसरा चुनाव आएगा तब देखेंगे, तब उस योजना को के रजिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे। फिर जब कोई लोकसभा या विधानसभा चुनाव आएगा तब उस योजना को हम लागू कर देंगे। तो भाई लेकिन दिल्ली में उस केजरीवाल ने साफ साफ कह दिया है कि भाई ये योजना जो है वो एक तरीके से लागू ही हो गई है और उसका नोटिफिकेशन हो चुका है, बस खाली आचार संहिता के चलते, क्योंकि वो 15-20 दिन के अंदर लागू हो जाएगी आचार संहिता, तो इसलिए इतनी जल्दी उसके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएंगे, वेरिफिकेशन नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए हम जो उसका अमाउंट है पहला वो खाते में नहीं पहुंचा पाएंगे। और दूसरा उन्होंने केजरीवाल ने बोला कि हम 2100 रुपये देंगे। बीजेपी की कोई भी सरकार 2100 रुपये नहीं दे रही है। सबसे पहले ये योजना मध्य प्रदेश में लेके आई गई थी। मध्य प्रदेश में इस योजना को 2 साल का समय करीब होने को आ गया है, और इसके बावजूद भी 1000 रुपये से शुरू की गई थी, और जब विधानसभा चुनाव आया तो 1250 कर दी गई। शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं कि हम इसको 3000 रुपये करेंगे, 250 रुपये करके बढ़ाएंगे। भाई यदि 250 रुपये करके आपको बढ़ाने हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हर साल कम से कम 300-400 रुपये बढ़ेंगे, लेकिन 1.5 साल में आपने एक पैसा नहीं बढ़ाया। इवन कई बार तो ये स्थिति आती है कि ये लगता है कि योजना बंद ना कर दें, और लेकिन केजरीवाल तो इसको योजना को 2100 रुपये से सीधा ही शुरुआत कर रहे हैं कि जितना बीजेपी दे रही है उससे 1.5 गुना ज़्यादा दे रहे हैं। महाराष्ट्र में भी 1500 रुपये से योजना शुरू की गई, ये कहा गया कि भाई हम इसको बढ़ा के 3000 और 5000 तक लेके जाएंगे, लेकिन अब जो सरकार है वो खुद इस चीज़ को कहने लगी है कि भाई पहले हम देखेंगे कि 1500 रुपये भी दिए जा सकते हैं कि नहीं दिए जा सकते हैं। चुनाव से पहले तो एकनाथ शिंदे बोल रहे थे कि हम बोनस देंगे, 5000 रुपये का बोनस देने की बात कर रहे थे, बोले आचार संहिता लग गई इसलिए हम बोनस नहीं दे पा रहे हैं। अब उस बोनस की बात तो वो कर ही नहीं रहे हैं। यानी बीजेपी जो योजना लेके आ रही है वो एक तरीके से सिर्फ वोट के लिए लेके आ रही है, लेकिन कोई दूसरा दल लेके आता है उस तरीके की योजना को तो उसको फ्री रेवड़ी बोल देते हैं मोदी जी, लेकिन अपनी योजनाओं के लिए वो बोलते हैं कि बहुत बढ़िया योजना है, जबकि वो सिर्फ चुनाव के टाइम पर लेके आते हैं और कई जगह तो उसको लागू भी नहीं करते हैं। तो बीजेपी, बात दिल्ली की जाए तो दो तरफा बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है। पहली बात तो दिल्ली में उनके पास में केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए दूसरा कैंडिडेट नहीं है, तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई मोदी जी के चेहरे पर लड़ें कि एक तरीके से जो पूरा नेतृत्व है उस नेतृत्व के झंडे तले चलें, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यदि मोदी जी को आगे करते हैं तो चुनाव यदि हारते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कि भाई दिल्ली में आपने कोई नेतृत्व तो ऐसा पैदा ही नहीं कर पाया कि जो केजरीवाल को टक्कर दे सके। तो इसलिए कई मुद्दों पर, कई मोर्चे पर बीजेपी इस समय दिल्ली में फंस गई है। खाली एक तो ये योजना है जो, क्योंकि इस योजना का बीजेपी असर देख चुकी है महाराष्ट्र में, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हार रही है, लेकिन जिस तरीके से वो प्रचार किया कि भाई जिन महिलाओं को अभी हम पैसे दे रहे हैं, यदि सरकार आ गई तो इन महिलाओं को पैसे नहीं देगी महाविकास अघाड़ी की सरकार, जो लोग बीजेपी को वोट देंगे उनको वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। इस तरीके के जो प्रचार किए गए उसका बीजेपी को वो फायदा मिला, क्योंकि एमबीए वहाँ सत्ता में नहीं था और बीजेपी का जो प्रचार था उसका वो काट नहीं कर पाए वो लोग समय पर, और इसका उनको नुकसान हुआ। और लेकिन अब वो चीज़ दिल्ली के लिए नहीं है कि दिल्ली में केजरीवाल की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी है, वो बीजेपी की हर रणनीति पर पैनी नज़र रखे हुए है। आपने देखा होगा कि भाई जैसे महाराष्ट्र में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कई बार, नेताओं ने मुद्दा उठाया कि भाई वोटिंग लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे को वो बस खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रह गए। लेकिन दिल्ली में आपने देखा है कि मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीमित नहीं है, केजरीवाल ने सीधा सीधा चुनाव आयोग को घेर लिया है और चुनाव आयोग को सफाई पर सफाई देनी पड़ रही है। उसके बाद पूरा जो वोटिंग लिस्ट अभी फाइनल नहीं आई है और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार उस पर आपत्तियां उनको दर्ज करवानी पड़ रही हैं। तो यानी जो भी रणनीति बीजेपी बना रही है केजरीवाल के पास उसका पहले से ही तोड़ है। और चाहे महिला सम्मान वाला मामला आ गया हो या अम्बेडकर वाला मामला, तो ये मान के चलिएगा कि बीजेपी के गले की फांस बन गया है और उसका पहला लिटमस टेस्ट जो होना है वो दिल्ली में ही होना है। अगर दिल्ली बीजेपी बुरी तरीके से हार जाती है तो आप ये मान के चलिएगा जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे उस दिन या तो अमित शाह को नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट से बर्खास्त कर रहे होंगे या फिर अमित शाह का माफीनामा आ रहा होगा, कुछ ना कुछ। तो आप ये मान के चलिएगा कि 10 फरवरी के आसपास रिजल्ट आएगा। यदि अमित शाह ने 10 फरवरी तक माफी नहीं मांगी तो वो उसके बाद माफी जरूर मांगेंगे, क्योंकि अम्बेडकर का जो अपमान है उसका असर सबसे पहले आपको दिल्ली में ही दिखना है। दिल्ली में भी 12-13% आबादी है दलितों की, और उसके बाद यदि हम उसमें अति पिछड़ा वर्ग जोड़ दें तो ये संख्या 25% से भी ऊपर हो जाती है। और यदि ये मतदाता बीजेपी को वोट नहीं देगा तो आप मान के चलिएगा कि जो बीजेपी की स्थिति पिछले चुनाव में थी, उन्हें 7-8 सीटें मिली थी, इस बार उनके लिए वो सीटें बचाना भी मुश्किल हो जाएगा।
तो जाहिर सी बात है केजरीवाल हो चाहे विपक्ष का कोई भी नेता हो, बीजेपी को बिल्कुल भी जगह देने को तैयार नहीं है। और दिल्ली में तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी की चुनाव की तैयारियां पिछले 4-6 महीने से चल रही हैं। जिस दिन केजरीवाल जेल से बाहर निकल के आए हैं और उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया है, उसके दूसरे दिन से ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव की तैयारियां स्टार्ट कर दी थी। केजरीवाल ने साफ बोल दिया था कि दिल्ली की जनता बताएगी कि हमको सीएम पद मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बोले जनता यदि हमारी सरकार बना के हमको देगी तो ही हम सीएम बनेंगे, नहीं तो हम सीएम नहीं बनेंगे। और अब हालत ये दिखाई दे रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली रिकॉर्ड बना दे पे जो 70 सीटें हैं बीजेपी का शायद खाता भी ना खुल पाए। तो यहाँ पर बीजेपी बुरी तरह से घिरी हुई है। एक तरफ अंबेडकर के मुद्दे से देशव्यापी आंदोलन कर रही है, कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जनता तक बात पहुंचा रही है, गांव-गांव तक ये बात पहुंचा रही है कि कैसे राज्यसभा में सबके सामने अंबेडकर का अपमान किया है अमित शाह ने। और ये उनकी मंशा है, ये उनकी मानसिकता है, ये पूरी बीजेपी की मानसिकता है। और ये बात इसलिए और साफ हो जाती है क्योंकि पूरी की पूरी बीजेपी अमित शाह के समर्थन में उतर आई है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि जो हुआ है वो गलत हुआ है, बल्कि पूरी बीजेपी सभी का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस को घेरने की कोशिश करी। क्योंकि ये पहली बार नहीं है, जब भी बीजेपी फंसती है वो कांग्रेस को घेरने लगती है और कांग्रेस के वो पुराना कार्यकाल उठाकर ले आती है सामने। उसमें उन्होंने क्या खामियां की थी, उनसे क्या गलतियां हुई थी, उन सारे मुद्दों को लाकर अपनी खामियों पर पर्दा डालने की कोशिश करती है। यानी बीजेपी अभी दिल्ली, जैसे कि आपने कहा अविनाश जी, दिल्ली में जल्द ही चुनाव होने हैं, वहां पर यह साफ हो जाएगा कि अंबेडकर का जो ये मुद्दा रहा उसने बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाया। और उस नुकसान को देखते हुए बीजेपी आगे रणनीति भी बनाएगी। हो सकता है कि माफीनामा पेश किया जाए या बर्खास्त किया जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बिहार में कैसे भी बीजेपी नहीं चाहेगी कि उसे इतना बड़ा नुकसान हो जाए या नीतीश कुमार की अच्छी सीट्स आ जाएं और महागठबंधन अच्छी स्थिति में आ जाए। क्योंकि नीतीश कुमार हो सकता है कि इस चुनाव के बाद बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ हाथ भी मिला सकते हैं, इसकी भी संभावनाएं बहुत ज्यादा बन रही हैं। तो यहां पर बीजेपी इन तमाम मुद्दों से घिरी हुई है। और इसी बीच ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर विपक्ष जिस तरह से रणनीति बना रहा है, जिस तरह से घेर रहा है, उससे बीजेपी, केंद्र सरकार, चुनाव आयोग सभी बहुत ज्यादा घिरे हुए नजर आ रहे हैं, बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और चुनाव आयोग को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया, जिस तरह से ऐलान किया है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाला है और सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के लिए तैयारी कर ली है। 2025 में सुनवाई होगी। जो ईवीएम के खिलाफ जो मामले हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ जो मामले हैं, उन पर 2025 के शुरुआत में ही सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और जैसे ही इस बात की जानकारी केंद्र सरकार को मिली है, केंद्र सरकार पूरी तरह से चुनाव आयोग के समर्थन में उतर आया है। और क्या कुछ प्लानिंग की है, किस तरह से चुनाव आयोग को बचाने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है, क्या अपडेट है आपके पास अविनाश जी? जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है महमूद प्राचा, उनकी तरफ से एक याचिका लगाई गई थी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कि पहले तो महमूद प्राचा सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा कहना है कि भाई सबसे पहले आप संबंधित कोर्ट में जाइए, जहाँ की समस्या है आप वहाँ के कोर्ट में जाइएगा, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट मत आइएगा। तो हरियाणा का जो चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव, उसमें धांधली की कई शिकायतें मिली हैं और उसको लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग तक भी आई थी, बोली थी कि 33 सीटें ऐसी हैं जहाँ ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो महमूद प्राचा हैं वो पंजाब और हरियाणा जो हाई कोर्ट है वहाँ गए थे और उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे चुनाव से रिलेटेड। वो चाहते थे कि जो बूथ के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज उनको उपलब्ध कराई जाए। और जो फॉर्म 17C होता है, 17C फॉर्म जो होता है कि जो वोटिंग होती है पूरी, तो कितने लोगों ने वोट डाला है, कितनी महिलाओं ने वोट डाला है, कितने पुरुषों ने वोट डाला है, वो उस पूरे फॉर्म में भरा जाता है और वो फॉर्म साथ सबमिट किया जाता है। उस पर जो बूथ एजेंट होते हैं पार्टियों के, उनके भी सिग्नेचर होते हैं। तो भाई जब आपको पार्टी के बूथ एजेंट को आपने बता दिया कि भाई कितना इस पर वोटिंग हुई है, कितने महिलाओं ने वोट डाले हैं, कितने पुरुषों ने वोट डाले हैं, कि जब आपके पास में उसका पूरा आंकड़ा है और आपने उसकी एक कॉपी एक तरीके से, आज की तारीख में तो मोबाइल कैमरे भी होते हैं तो आदमी फ़ोटो भी खींच लेता है, जब हर चीज़ आपने बूथ एजेंट को दे दी है तो फिर वो सब चीज़ें आप किसी और को क्यों नहीं देने को तैयार हैं? तो महमूद प्राचा इसीलिए हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट ने जो चुनाव आयोग है उसको निर्देश दिए थे कि कानून के अनुसार, जो कानून है उसके अनुसार जो डॉक्यूमेंट्स दिए जा सकते हैं, महमूद प्राचा यदि मांग रहे हैं तो उसके बदले में जो उसका शुल्क लगता है, जो पैसे लगते हैं, वो महमूद प्राचा से ले लिए जाएं, उस शुल्क के बदले में उनको वो चीज़ें दे दी जाएं। महमूद प्राचा फॉर्म 17C मांग रहे थे और जो सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि आज की तारीख में चुनाव आयोग ने साफ बोल दिया है कि हर बूथ पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया है,
तो जो सीसीटीवी फुटेज में यदि बूथ के अंदर कोई भी गड़बड़ी हो रही होगी तो वो कैप्चर हो जाएगी। तो वो दो चीज़ें वो, और उसके अलावा तो कुछ और चीज़ें चुनाव से जुड़ी हुई हैं, वो चीज़ वो मांगना चाह रहे थे और हाईकोर्ट की तरफ से आदेश भी आ गए। अब जब हाईकोर्ट का आदेश लेके महमूद प्राचा चुनाव आयोग पहुंचते हैं, क्योंकि 6 सप्ताह के अंदर चुनाव आयोग को ये डॉक्यूमेंट्स देने थे, तो अचानक ही खबर आती है कि सरकार ने वो सारे नियम ही बदल दिए, क्योंकि कानून के अनुसार हाईकोर्ट ने बोला था कि जो कानून में हो वो आप डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा। सरकार ने कानून ही बदल दिया। सरकार की तरफ से जो विधि मंत्रालय है उन्होंने कह दिया कि भाई जो कैंडिडेट है, सिर्फ कैंडिडेट ही उस सीट का उस जो वीडियो फुटेज और फॉर्म 17C की डिमांड कर सकता है, कोई और डिमांड नहीं कर सकता। महमूद प्राचा क्योंकि उनकी ना तो कोई पार्टी है ना वो खुद चुनाव लड़े हैं, इसलिए वो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग सकते हैं। यानी हाई कोर्ट के आदेश के लिए आपने तुरंत ही कानून बदल दिया। ये हम देखते हैं कि जो भी कोई आदेश निकलता है सरकार तुरंत ही कानून बदल देती है। आप देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यों की संविधान पीठ ने जब दिल्ली और केंद्र के बीच में टकराव हुआ था अधिकारों को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने जो आदेश जो फैसला दिया था, सरकार ने संसद से कानून बना के उसको बदल दिया। तो जाहिर सी बात है सरकार, यहाँ तो मामला चुनाव का है, यहाँ आप ताकत का मामला नहीं है, अधिकारों का मामला नहीं है, यहाँ जनता के अधिकार का मामला है कि भाई जनता ने जो वोट डाला है वो वोट सही जगह गया है कि नहीं गया है। क्योंकि ईवीएम पर तो लगातार सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से तो एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया गया ईवीएम के खिलाफ। विपक्ष लगातार बोल रहा है कि भाई जो हरियाणा में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, उस इवन सवाल तो लोकसभा चुनाव पर भी उठाए जा रहे हैं कि भाई लोकसभा चुनाव में भी गड़बड़ी हुई है। अखिलेश यादव तो कई बीजेपी के जो चुनाव जीते हुए हैं उनको सर्टिफिकेट वाला सांसद बोलते हैं। हाँ, उनको बोलते ही नहीं है कि वो जनता के द्वारा चुने गए हैं। अगर सर्टिफिकेट वाले सांसदों की संख्या 30 या 40 है, यदि उसको कम कर दिया जाए तो बीजेपी इस समय विपक्ष में बैठी हुई होती। तो इसीलिए भाई चुनाव है, चुनाव में पारदर्शिता होनी चाहिए। आप इस चुनाव की पारदर्शिता को छुपाकर किसका फायदा करना चाह रहे हैं? भाई चुनाव आयोग के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगते हैं कि वो एक तरीके से जो बीजेपी है उसको जिताने की कोशिश करता है। सारे नियम कायदे कानून जो भी होते हैं वो बीजेपी के फायदे के लिए तैयार किए जाते हैं। बीजेपी के नेता कुछ भी बयान दें चुनाव के दौरान वो सारे माफ होते हैं। लेकिन कांग्रेस का नेता तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर यदि कोई चीज बोलता है तो चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस चला जाता है, और सामने जब विपक्ष का नेता उसके सबूत चुनाव आयोग के सामने रख देता है तब भी चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई कर देता है। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच में एक इस तरीके की मिलीभगत चली आ रही है कि आप मुश्किल में फंसेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे और चुनाव में आप हमारी मदद कर दीजिएगा। भाई यदि वीडियो फुटेज यदि जारी कर दिए जाते या फॉर्म 17C दे दिया जाता तो भाई इसमें दिक्कत क्या थी? भाई 17C में यदि जो आप बोल रहे हैं कि हमने कैंडिडेट को दे दिए, उम्मीदवार को दे दिए, तो वही चीज़ तो महमूद प्राचा मांग रहे हैं। भाई अब या तो महमूद प्राचा कांग्रेस के कैंडिडेटों के पास में जाएं कि भाई आपके पास में फॉर्म 17C हैं और सबको समेटते हुए घूमते फिरें वो, या वो सीधे चुनाव आयोग के पास चले जाएं कि भाई आपके पूरे जो 90 सीटें हैं उनके हमको फॉर्म 17C दे दीजिए। तो जाहिर सी बात है जहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ मिलेंगे, कोई भी नेता कोई भी व्यक्ति वहीं जाएगा। तो इसको देने में चुनाव आयोग को क्या तकलीफ है, और जो सरकार है वो इसको मतलब क्या छुपवाना चाहती है चुनाव आयोग से, कि चुनाव आयोग की तरफ से बोल दिया गया शायद सरकार को कि भाई यदि ये चीज़ चली जाएंगी तो इसका कोई कुछ यूज़ कर सकते हैं वो, इससे भाई हम तो फंसेंगे ही फंसेंगे, सरकार भी मुश्किल में फंस जाएगी। तो इसीलिए नियम कायदे कानून बदले जा रहे हैं। भाई चुनाव जो होता है उसको पारदर्शी रहना चाहिए। आप चुनाव में यदि कोई चीज़ छुपाने की कोशिश करेंगे तो जनता के अंदर तो शंकाएं पैदा हो ही जाएंगी। फिर आप यदि बोलें कि भाई आपकी शंकाएं निर्मूल हैं, बेकार हैं, भाई आपका ये कह देने वर्षे की शंकाएं निर्मूल है उससे मतलब नहीं होगा। भाई हमारे मन में यदि कोई शंका आ गई है कि ईवीएम में कुछ धांधली हो सकती है तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये हमारी बिल्कुल एक तरीके से हैक प्रूफ है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। जब तक आप उस चीज़ को नहीं बताएंगे तब तक जो शक का कीड़ा है वो तो कुलबलाता ही रहेगा। और एक तरीके से देखा जाए तो यदि यही चीज़ होती रहती है कि आपने देखा हरियाणा चुनाव में जितने भी सर्वे आए थे, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स थी वो सारी की सारी बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रही थी। उसके बाद यदि चुनाव परिणाम में देखते हैं हम कि बीजेपी को हरियाणा में अब तक क्या सबसे बड़ा बहुमत मिल गया है, सबसे ज़्यादा वोट इस बार बीजेपी को मिले। इससे पहले बीजेपी 2014 में भी इतना वोट और इतनी सीटें लेके नहीं आ पाई थी। उस समय तो ये कहा जा रहा था कि बीजेपी के पक्ष में लहर चल रही है,
और आज जब बीजेपी के खिलाफ लहर चल रही थी तब बीजेपी 40% से ज़्यादा वोट लेके आ रही है, 48 सीटें लेके आ रही है, बहुमत का आंकड़ा सिर्फ 46 था। दूसरी बार ऐसा हुआ है, इससे पहले बीजेपी का जो सबसे अच्छा प्रदर्शन था वो 47% का था, और वोट शेयर के मामले में भी वो 37% से ऊपर नहीं जा पा रहे थे, लेकिन इस बार वो 40% से ऊपर निकल गए, 48 सीटें वो ले आए। तो जाहिर सी बात है, शक तो सभी को इस चीज़ को हो रहा था कि बीजेपी के नेता भी मान के चल रहे थे कि भाई हम तो चुनाव जीतने के लिए नहीं सोच रहे थे, हम तो सोच रहे थे कि 20-30 सीटें भी आ पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी, लेकिन यहाँ तो बम्पर बहुमत आ गया। तो इसी को लेकर महमूद प्राचा गए थे हाई कोर्ट में, और लेकिन जब वो हाई कोर्ट ने आदेश दिया तो आपने कानून बना दिया। तो यहाँ पर बुरी तरह से घिरी हुई नजर आ रही है चुनाव आयोग और केंद्र सरकार, और यही वजह रही कि केंद्र सरकार ने आनन फानन में कानून में बदलाव ही कर दिया। लेकिन अभी भी कांग्रेस शांत बैठने को राजी नहीं, और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो ये बदलाव किया गया है इसके लिए वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, वो इस मामले पर शांत नहीं बैठेंगे। इसी के बीच में अब महाराष्ट्र एनडीए में जो खींचतान मची हुई है उसको लेकर एक नई अपडेट आई है कि अब और खींचतान बढ़ सकती है, क्योंकि मंत्रालयों का बंटवारा आखिरकार हो गया है, और इसमें एक बार फिर साफ हो गया है कि एकनाथ शिंदे को पूरी तरह से किनारे लगा दिया गया है। पूरी तरह से यह बता दिया गया है कि एकनाथ शिंदे रहें तो भी ठीक, नहीं रहते तो कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अजीत पवार का ध्यान रखा गया है। खुद देवेंद्र फडणवीस ने वो सारे मंत्रालय अपने पास रखे हैं जो वो रखना चाहते थे, लेकिन सबसे ज्यादा दगा अगर किसी के साथ हुआ है तो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास अविनाश? हाँ, एकनाथ शिंदे के लिए तो हम शुरुआत से ही बोल रहे हैं कि बीजेपी एकनाथ शिंदे को पूरी तरीके से किनारे लगा रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे का जो वोट है कि वोट बैंक है वो हिंदुत्ववादी वोट बैंक है, और उसी पर बीजेपी भी क्लेम करती है। तो जितना कमजोर एकनाथ शिंदे होते हैं बीजेपी महाराष्ट्र में उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। तो अमित शाह का तो सीधा सीधा जो हम लगातार उस चीज़ को बोलते हैं कि बीजेपी को आत्मनिर्भर महाराष्ट्र में बनाना है, यानी सहयोगियों का वोट खींच के अपने पास लेके आना है, और वही काम एकनाथ शिंदे के साथ में हो रहा है। पहले ही दिन से चल रहा था कि एकनाथ शिंदे जिस मंत्रालय पर डिमांड कर रहे थे वो सारे के सारे मंत्रालय उनसे छीन लिए गए हैं। इवन जो लोक निर्माण मंत्रालय था, गृह मंत्रालय की तो बात वो शुरुआत से कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने साफ कह दिया था गृह मंत्रालय हम एकनाथ शिंदे को नहीं देंगे। उसके बाद उनकी दूसरी बात डिमांड थी कि भैया लोक निर्माण विभाग मिल जाए, राजस्व मंत्रालय मिल जाए, और अर्बन जो ग्रामीण विकास मंत्रालय था वो मिल जाए। बीजेपी का कहना यह था कि हमने आपको 10 साल पहले शहरी विकास मंत्रालय दिया था, आप उसी से काम चला लीजिएगा। एकनाथ शिंदे खाली शहरी विकास मंत्रालय से तैयार नहीं थे, उनका कहना था भैया ग्रामीण विकास भी दो, तो राजस्व भी दे दो, लोक निर्माण भी दे दो, कम से कम कुछ तो हमें दो, ताकि भाई लगे कि भाई एक आदमी जो सीएम था जिसके नाम पर इतना प्रचंड बहुमत मिला है, हाँ, उसका कम से कम एक महायुति गठबंधन में सम्मान किया जा रहा है। लेकिन जो बीजेपी थी उसका सीधा सीधा था सिद्धांत कि भाई हमको एकनाथ शिंदे को कमजोर करना है, और वही जो मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है वही हुआ है। आपने देखा कि जो लोक निर्माण विभाग जो एकनाथ शिंदे के पास अभी जब वो सीएम थे तो उस समय भी था, शहरी विकास मंत्रालय भी उन्हीं के पास में था। तो जो एकनाथ शिंदे के पास जो विभाग थे उन विभाग में से भी कटौती कर ली गई है, जबकि जब एकनाथ शिंदे सीएम थे तब उनके पास 40 सीटें थी, अब उनकी सीटें बढ़कर 57 हो गई। हाँ, सीटें एकनाथ शिंदे की बढ़ गई हैं, लेकिन विभाग उनके कम कर लिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग एकनाथ शिंदे से छीना जाएगा, इस बात के संकेत तो 7-8 दिन पहले ही मिलना शुरू हो गए थे। मुंबई बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं आशीष शेलार, उन्होंने सीधा सीधा एकनाथ शिंदे के को एक तरीके से देखा जाए तो भ्रष्टी बोल दिया था। उन्होंने बोल दिया था कि लोक निर्माण विभाग में जबरदस्त घोटाले हुए हैं, 6000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप उन्होंने लगा दिए थे, जबकि वो विभाग जो वो एकनाथ शिंदे चला रहे थे। तो जाहिर सी बात है बीजेपी ने एक तरीके से बोल दिया था कि जितने भी दागी लोग हैं हमें वो नहीं चाहिए। और जब शेलार ने कह दिया कि भैया हमारा तो जो पुराना सीएम था, अब जो डिप्टी सीएम है, उन्हीं के विभाग में ही घोटाले हुए हैं, तो तभी ये लगने लगा था कि एकनाथ शिंदे ने तो ये चीज सोची नहीं थी कि उनसे लोक निर्माण विभाग भी छीन लिया जाएगा। लेकिन जिस दिन आशीष शेलार का बयान आया कि भाई लोक निर्माण विभाग में घोटाले हुए हैं, उसी दिन यह तय हो गया था कि बीजेपी की नज़र एकनाथ शिंदे के लोक निर्माण विभाग पर भी अब आ गई है। गृह मंत्रालय तो मिल ही नहीं रहा है, उनको लोक निर्माण विभाग भी नहीं मिलेगा, और यही हुआ है। उनको शहरी विकास मंत्रालय और आवास मंत्रालय थमा दिया गया है। बाकी के जितने भी उनके महत्वपूर्ण मंत्रालय थे वो सारे छीन लिए गए हैं। दूसरी तरफ जो अजित पवार है, अजित पवार ने जो डिमांडें की थी वो सारी डिमांडें मान ली गई हैं, क्योंकि अजित पवार चाहते थे कि वित्त मंत्रालय उनके पास में बना रहे, जबकि शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि बीजेपी वित्त और गृह दोनों अपने पास में रखेगी। लेकिन एकनाथ शिंदे को यदि साइड लगाना है तो किसी को तो साथ में रखना ही पड़ेगा, और बीजेपी ने एक तरीके से बता दिया देवेंद्र फडणवीस ने कि भाई उनके बाद इस सरकार में नंबर 2 एकनाथ शिंदे नहीं है, नंबर 2 पर अजित पवार है। पहले हमने देखा, एक दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि दादा की जो सीएम बनने की इच्छा है वो पूरी होगी, तो इससे लगा था कि जो 2.5 साल वाला जो मामला चल रहा है तो कहीं 2.5 साल बाद अजित पवार को ही तो सीएम नहीं बनाया जा रहा है। दूसरा, अजित पवार ने जैसे वित्त मंत्रालय मांगा तो अजित पवार को वित्त मंत्रालय दे दिया गया।
उनको आबकारी मंत्रालय चाहिए था तो उनको आबकारी मंत्रालय दे दिया गया। और तीसरा चीज़ ये है कि जो अजित पवार है उनका जो दबदबा है वो पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा रीजन में है, वहाँ शुगर मिलें ज़बरदस्त हैं। और एक तरीके से ये कहा जाता है कि जो शुगर लॉबी पर जिसने अपना कब्जा कर लिया वो पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा पर उसका कब्जा एक तरीके से हो गया है। और इसके लिए ज़रूरी था कि सहकारिता मंत्रालय पर भी कब्जा बनाया जाए। और इसीलिए एक जो अजित पवार हैं उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से कहा था कि भैया वित्त मंत्रालय और सहकारिता तो हमको चाहिए ही चाहिए। और आपने देखा होगा कि जो चीज़ें अजित पवार ने मांगी हैं वो सारे के सारे मंत्रालय अजित पवार को दे दिए गए हैं, लेकिन जो मंत्रालय एकनाथ शिंदे ने मांगे हैं वो उनको कोई भी नहीं दिया गया है। सिर्फ शहरी विकास मंत्रालय जो 2014 में उनके पास में था, जो 2014 में देवेंद्र फडणवीस ने तब दिया था जब शिवसेना मजबूरी में बीजेपी के साथ आई थी। जब बीजेपी ने तो बिना शिवसेना की सरकार बना ली थी, तो मजबूरी में जो मंत्रालय शिवसेना ने तब लिए थे वही मंत्रालय, और उसमें भी कटौती कर दी गई है, वही उसी तरह के कुछ मंत्रालय इस बार भी एकनाथ शिंदे को थमा दिए गए हैं। जी, तो यहाँ पर एक बात साफ है कि एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से अपने अकेले के बलबूते पर 57 सीटें जो वो लेकर आए, क्योंकि देखिए शिवसेना टूटी इस बार, जब वो 40 विधायक लेकर आए थे तो वो पूरी शिवसेना के जीते हुए विधायक थे, लेकिन इस बार शिवसेना टूट चुकी थी। और उसके बाद जब चुनाव हुए एनडीए के साथ एकनाथ शिंदे आए और फिर एक तरह से 57 सीटें जो जीत कर लाए वो एकनाथ शिंदे के चेहरे पर जीती हुई सीट्स हैं, यानी पहले से ज्यादा सीट्स इस बार जीत कर लाए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना कमजोर पड़ गई और इससे ये साफ हो गया कि एकनाथ शिंदे मजबूत हो रहे हैं और उन्हें असली शिवसेना के रूप में महाराष्ट्र की जनता ने स्वीकार कर लिया है। और ये डर कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशान कर रहा था और यही वजह है कि अब बीजेपी की तरफ से एकनाथ शिंदे को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही है। और ये कोशिश उस दिन से ही शुरू हो गई जिस दिन नतीजे आने शुरू हुए, और नतीजों में यह साफ हो गया कि इस बार एनडीए की सरकार बन रही है और बीजेपी के पास थोड़ा अच्छा आंकड़ा आ गया है। उसी के बाद बीजेपी के तेवर चेंज होने लगे। हालांकि एकनाथ शिंदे को साधने की भी कोशिश लगातार की गई, लेकिन एट द एंड जिस तरह से अजीत पवार को अपने साथ लाई बीजेपी, अजीत पवार ने बीजेपी के सामने हथियार डाल दिए, उससे मजबूरन एकनाथ शिंदे को भी हथियार डालने पड़े। और आखिर में एकनाथ शिंदे का उतना सम्मान भी नहीं रखा गया कि वो जब सरकार उन्हीं के बलबूते बनी थी 2022 में, अगर एकनाथ शिंदे ने जो है सेंध एकनाथ शिंदे के जरिए से सेंध नहीं लग पाई होती शिवसेना में तो उस बार भी बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाती 2022 में। तो एकनाथ शिंदे सिर्फ ये चाहते थे कि उनका उतना सम्मान रखा जाए कि वो सीएम थे, अब डिप्टी सीएम भले ही बने, लेकिन उनके पास कुछ पावरफुल मंत्रालय होने चाहिए, इसीलिए वो गृह मंत्रालय पर अड़े हुए थे, लेकिन गृह मंत्रालय भी उन्हें नहीं दिया गया और उसके बाद बिल्कुल हल्के फुल्के मंत्रालय उन्हें थमा दिए गए हैं। और ये बात साफ बताती है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे को पूरी तरह कमजोर करने की कोशिश कर रही है और उन्हें साइड करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। और इसी तरह से अब यह माना भी जा रहा है कि आगे एकनाथ शिंदे हो सकता है कि कोई बड़ा एक्शन भी ले ले। वहीं दूसरी तरफ अंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी हर जगह घिरी हुई है। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस कार्यकर्ता नाराजगी जता रहे हैं इस बयान को लेकर, जो समुदाय है वो भी नाराज है, जनता नाराज है वहां पर। तो हर जगह पर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अमित शाह ने जो ये बयान दिया है वो उनके लिए अब भारी पड़ सकता है, पूरी बीजेपी को उन्होंने फंसा दिया है। और जिस तरह से कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन कर रही है, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता के बीच में जाकर जन जन तक ये मुद्दा पहुंचा रही है कि कैसे अमित शाह ने संसद के अंदर खड़े होकर अंबेडकर का अपमान किया है, ये मुद्दा अब बीजेपी के लिए आगामी चुनावों में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। और खासकर अभी जो दिल्ली चुनाव होने वाले हैं इसमें तो ये पता लग ही जाएगा कि इस मुद्दे से कितना डेंट लगा है बीजेपी की छवि को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश जी, हमारे तमाम साथियों को ये जानकारी पहुंचाने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम साथियों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव, नमस्कार।